हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने हाल ही में एक अपनी करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट करी है। तो आज हम करेंगे 21 जून के करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट जितने भी होंगे एक ही वीडियो में मैं सारे कवर कर दूंगा। आपको इसके नोट्स बनाने हैं, एक पेज से ज़्यादा का नोट्स नहीं बनने चाहिए। इसका जो पीडीएफ होगा वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। जो लोग पहली बार ये चैनल देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को जो लोग पुराने हैं हमारे स्टूडेंट्स लाइक ज़रूर कर दीजिए। इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। हम हर एक एस्पेक्ट से क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके स्टेट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या जिस तरीके से आपके बैंकिंग के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हर एक को ध्यान में रख के जितनी भी करंट अफेयर के रिलेटेड चीज़ें होंगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। ये मेरा थर्ड वीडियो है आज की डेट पे ही, आज ही सेम डे पे। तो स्टार्ट करते हैं अब। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों की स्क्रीन पे है, इंडिया ने अभी हाल ही में एक एमओयू साइन किया है टू डेवलप कॉपरेशन इन एरियाज ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये किसके साथ किया है? यहाँ पे आप लोग ऑप्शंस को देखने से पहले फ्लैग को देख के समझ चुके होंगे। ये किया गया है भूटान के साथ। अब ये किन किन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है? जो लोग बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। आजकल इस तरीके के क्वेश्चंस आपको दिखते हैं। बट जो लोग स्टेट एग्जाम्स एसएससी के लिए या फिर जेके एसएसबी के लिए प्रिपेयर करते हैं, आप लोगों को मैं बता दूं, आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा। आप लोगों से ये चीज़ पूछी जाएगी। अब आपको पता है कि यहाँ पे आप लोगों ने जीडीपी सुना होगा, इंडिया में बहुत आजकल न्यूज़ में रहता है कोविड के बाद। वही जो भूटान है, भूटान अपना एक जो है वो इनका आता है हैप्पीनेस के अकॉर्डिंग ये लोग जो है चीज़ें करते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है वो हैप्पीनेस के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें होती है। मैं आपको यहाँ पे भी बता दूँ, भूटान ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। तो ये एक वर्ड का आप ध्यान दो। यहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि कौन इंसान कितना अमीर है, यहाँ पे ये देखा जाता है कि कौन इंसान कितना खुश है। तो ये काफ़ी अच्छा एक कंसेप्ट है, भूटान ये फॉलो करता है। आपके जो स्टेट के एग्जाम्स हैं वो हो सकता है आपसे इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे। तो बात करते हैं यहाँ पे आप लोगों को जो होमवर्क देता हूँ मैं, आप लोगों को कैपिटल सारी ऐसे याद हो जाएंगी। भूटान की कैपिटल क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं। तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ईसीआई। अब ईसीआई क्या है? ईसीआई आप लोगों को पता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने रिलीज किया है एक जर्नल, इलेक्शन 2019 इंडिया एंड एटलस। अब ये वर्ड का ध्यान रखना, दो तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। पहला चीज़ यहाँ पे आपसे ये पूछी जाएगी कि जो आपका ये रिलीज किया गया है जर्नल इलेक्शन 2019 इंडिया एंड एटलस, ये किसने किया है? तो आपको याद रखना है पहली चीज़, ये किया गया है आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है। दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन बन के पूछा जाएगा, विच कंसिस्ट ऑफ डेटा एंड स्टैटिस्टिकल फिगर ऑफ जनरल इलेक्शन। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, थोड़ी सी गलती हुई है। ये किसके लिए निकाला गया है, फिगर्स किसकी हैं इसके अंदर? तो ये है 17th जो आप लोगों का अभी जनरल इलेक्शंस हुए हैं 2019 में, तो ये उसकी फिगर्स हैं। तो ये आप लोगों को बता दूं 17th इलेक्शन है, ये भी याद रखना। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको स्टार्ट रिलीज़ किया है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टैटिक जीके से बनता है, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? अगर आपसे पूछा जाए चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है ईसीआई के, तो ये हैं आपके सुशील चंद्र जी। तो आपको इनका नाम याद रखना है। इनके साथ दो इलेक्शन कमिश्नर थे। अब यहाँ पे दो चीज़ें याद रखना ईसीआई के अकॉर्डिंग, मैं आपको बता दूं। एक आता है आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो कौन है इस समय? वो हैं आपके सुशील चंद्रा जी। और अगर आपसे पूछा जाए इलेक्शन कमिश्नर कौन है, दो अलग जो है अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो इनके साथ थे जब ये रिलीज़ की गई, एक आते हैं आपके राजीव कुमार जी और एक आते हैं आपके यहाँ पे अनूप चंद्र पांडे जी। तो ये दो भी आपको याद रखने हैं। 17 इलेक्शन जो भी हुए थे 2019 में हुए थे हाल ही में, उसके लिए ये किया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जनरल इलेक्शन 2019 इंडिया। तो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। यूएसए इंडिया ने लॉन्च किया है टास्क फोर्स, उसका नाम क्या है आपको बताना है, अंडर द यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप एससीपी। ये एक, अब आपको बताना है जो अभी
नई टास्क फोर्स लॉन्च की है यूएसए और इंडिया ने, उसका नाम क्या है और ये करेगी क्या, वो मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ आपको नाम बता दूँ तो ये नाम है आपका यूएस इंडिया हाइड्रोजन टास्क फोर्स। पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है। ये टास्क फोर्स किस तरीके से काम करेगी, इस टास्क फोर्स का मेन जो एम होगा, इसका एम होगा प्रमोट करने का, प्रमोट फोकस पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन अमंग द टू कंट्रीज। तो जितनी भी पब्लिक प्राइवेट जितनी भी कोऑपरेशन होती है उसको प्रमोट करने का, ताकि जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा तेज़ी से हो। किस फील्ड में, ये होगा आपका हाइड्रोजन एनर्जी की फील्ड में। तो आपको नाम से भी क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे अगर पूछा जाए यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप के दौरान कौन सी ऐसी नई टास्क फोर्स बनाई गई है, तो वो सेटअप किया गया है हाइड्रोजन टास्क फोर्स। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि किसके लिए है, हाइड्रोजन एनर्जी को लेके जितनी भी ज़्यादा डेवलपमेंट हो वो काफ़ी जल्दी से हो। इससे हेल्प क्या होगी, अब आप लोगों को पता है कि ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है। कार्बन जितनी भी है कार्बन डाइऑक्साइड या बाकी डीकार्बनाइजिंग को काफ़ी ज़्यादा वो करने की कोशिश की जा रही है। अब जितना भी पोल्यूशन है या ग्लोबल वार्मिंग है उसको रोकने के लिए ऑल्टरनेट क्या ढूंढा जा रहा है, वो ढूंढा जा रहा है हाइड्रोजन की फॉर्म में। तो ये आप लोगों को मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं। अब इसी के साथ एक चीज़ और आपको यहाँ से पूछी जा सकती है, ये जो आप देख रहे हो स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप फोरम, अगर पूछा जाए यहाँ पे इसके इस समय हेड कौन है, तो इसके हेड है यहाँ पे मुकेश आघी जी। अब यहाँ पे इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है। हेडक्वार्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं आजकल। तो यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेड ऑफिस है वॉशिंगटन डीसी में। अब आप लोगों के लिए होमवर्क ये है कि कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताएं जितने भी आपको ऑर्गेनाइजेशन पता है जिनके हेड ऑफिस वॉशिंगटन डीसी में है। तो ये आप लोगों के लिए जो भी आपको याद आते हैं वो आप लिख दो, गूगल करने की जरूरत इसमें नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव डैश बिल विच एम्स टू स्ट्रीमलाइन वेसल्स शिप्स ऑफ ऑपरेशनल इनलैंड वाटरवेज इन इंडिया। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट यहाँ पे। अभी हाल ही में अप्रूव किया गया है एक बिल यूनियन कैबिनेट के द्वारा, किसके लिए, टू स्ट्रीमलाइन वेसल शिप्स ऑफ ऑपरेशनल इनलैंड वाटरवेज इन इंडिया। तो पहले तो इस बिल का नाम क्या है, तो इसका नाम है इनलैंड वेसल बिल 2021। ठीक है, यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है, अभी हुआ है। फीचर्स क्या हैं इसके, ये ऐसा किया क्यों गया है, ये रेगुलेट क्या करेगा, जो भी सेफ्टी होती है, सिक्योरिटी होती है, या फिर जो भी आप लोगों की रजिस्ट्रेशन होती है ऑफ किसकी, इनलैंड वेसल्स, एंड इंट्रोड्यूस ए यूनिफाइड लॉ फॉर एंटायर इंडिया। अभी क्या है यहाँ पे, इससे क्या होगा, इससे जितने भी आप लोगों के इनलैंड वेसल्स हैं उनको क्या किया जाएगा, एक यूनिफाइड लॉ के अंदर लेके आया जाएगा पूरे इंडिया में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये एक बिल के तौर पे पास किया गया है यहाँ पे। अब ये किसके अंडर आती है, ये सारी चीज़ें जो आप लोगों को देख रहे हैं यहाँ पे, शिप्स हो गई या वो सब, तो ये आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। पहले ये अलग अलग थे, इनको मर्ज किया गया है, एक बनाया गया है। इनके मिनिस्टर कौन है यहाँ पे, तो वो है यहाँ पे मनसुख मांडविया जी। अगर हम बात करें मिनिस्टर ऑफ स्टेट की, कहाँ से हैं ये, राज्यसभा है गुजरात, वहाँ से ये इलेक्ट होके आए हैं। तो ये इतना आपको याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इंडिया एंड डैश आर कंडक्टिंग बाईलेटरल नेवी एक्सरसाइजेज इन इंडियन ओशन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको मैं बता दूँ, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। पहले तो ये पूछा जाता है जो आप लोगों की मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती है उसके बारे में, उनके नाम के बारे में, नेवल एक्सरसाइजेज के नाम के बारे में, और आप लोगों के जो एयरफोर्स के द्वारा होती है एक्सरसाइजेज उसके बारे में नाम याद रखने को कहा जाता है। अब यहाँ पे जो पहली चीज़ है, अभी फिलहाल ये कौन कंडक्ट करवा रहा है, बाईलेटरल। बाईलेटरल का मतलब क्या है, यहाँ पे दो ही देश होते हैं। नेवल शिप इन इंडियन ओशन, नेवी एक्सरसाइज कंडक्ट करवा रहा है इंडिया, किसके साथ मिलके, इंडिया करवा रहा है जापान के साथ मिलके। आप लोगों ने देखा है चाइना बहुत ज़्यादा दबदबा बना रहा है, इसीलिए काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज अभी ज़्यादा देखने को आप लोगों को मिलती हैं इंडियन ओशन के में भी और बाकी के आसपास की सीज में भी। तो ये जो अभी हो रही है बाईलेटरल एक्सरसाइज, वो इंडिया और नेवी कंडक्ट करवा रहे हैं। अब यहाँ पे मोटिव क्या है इनका, तो इनका मोटिव है यहाँ पे फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक।
आपको इनका मोटिव भी याद रखना है, FOIP। तो ये इनका बेसिकली एक मोटिव है। इंडिया की साइड से शिप कौन सी गई है इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग याद रखें, क्योंकि क्या पता कल में से आप में से कोई लोग कौन बनेगा करोड़पति खेलने जा रहे हैं, वहाँ से आप लोग जीत के आए। तो इंडिया की तरफ से जो शिप ने पार्टिसिपेट किया है वो किया है कुलिश शिप है नेवी की, इंडियन नेवल शिप। और अगर हम बात करें जापान की तरफ से किसने किया है, तो जापान की तरफ से किया गया है काशिमा शिप के द्वारा। तो ये दोनों ने किया है। और इसी के साथ जापान की तरफ से एक और शिप ने किया है जिसका नाम है सितोयुकी। आपको इनके नाम नहीं याद रखने, आपको बस इतना याद रखना है। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, FOIP तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, ये है क्या? ये बेसिकली एक स्ट्रेटजी है। किसके लिए? पहली चीज़, प्रमोशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड फ्री ट्रेड, ताकि जो भी ट्रेड वगैरह है वो काफ़ी आसानी से कर सके इंडिया और पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच। दूसरी चीज़ क्या है? कमिटमेंट फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी। अब ये वर्ड का ध्यान रखिएगा, पीस एंड स्टेबिलिटी क्या है? कहने को ये पीस एंड स्टेबिलिटी है, लेकिन ये टेक्निकल वे में अगर हम बात करें तो ये पूरा एक, अभी जो इंडियन ओशन की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी आपको देखने को मिलेगा। कभी आपको लगेगा श्रीलंका पे चाइना कोई एक पोर्ट खरीद रहा है, कभी वहाँ पे इंडिया कर रहा है। तो ये कभी किसी दिन मैं आपको डिटेल में सारा समझाने की कोशिश करूँगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अभी हाल ही में फूड जो हम लोगों का ये है, क्या नाम लेते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की एक कॉन्फ्रेंस होती है हर साल। नरेंद्र सिंह तोमर ने इसको एड्रेस किया है। कौन सा सेशन था? आपको ये नहीं याद रखना है कौन सा सेशन था या कौन सा नहीं, 42nd सेशन था। याद ये रखना है कि नरेंद्र सिंह तोमर हमारे कौन से मिनिस्टर हैं। नरेंद्र सिंह तोमर हमारे एग्रीकल्चर और फार्मर मिनिस्टर है, यहाँ पे आज की डेट में फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर हैं। इन्होंने 42nd जो सेशन है इसको किया, वर्चुअली ये हुई थी, ऐसा नहीं था कि यहाँ पे जो आप लोगों को आना लोग बुलाए थे। अब क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे, वो ध्यान से सुनिएगा। FAO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? क्या ये इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है? नहीं, ये इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वर्ल्ड बेस्ड है। इसका हेडक्वार्टर है आपका रोम, इटली में। क्वेश्चन ये है नहीं बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा आपसे FAO का हेड ऑफिस कहाँ पे है, तो ये आपको याद रखना है, रोम इटली में है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर एड्रेस WHO ग्लोबल TB प्रोग्राम? अब यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन ऐसे होता है, आप लोग गेस भी कर सकते हैं। अब जैसे FAO की थी एग्रीकल्चर और कौन गए थे? फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर गए थे। अब ये किसकी है? हेल्थ मिनिस्ट्री की, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल TB प्रोग्राम है। कौन गए होंगे यहाँ पे? तो ये क्वाइट ऑब्वियस है कि यहाँ पे हर्षवर्धन जी गए हैं यहाँ से। तो लेकिन अब यहाँ पे जो चीज़ें एग्ज़ाम के लिए याद रखनी है, पहली चीज़ आप लोगों को पता है कि जो इंडिया का टारगेट है, मैं आपको पहले इंडिया के रिस्पेक्ट में बताता हूँ। इंडिया का टारगेट है कि इंडिया को वैक्सीन बनाना है, किसके लिए? TB के लिए। अभी तक हम लोगों ने कोविड के वैक्सीन सुने थे जो बन चुके हैं, लेकिन इंडिया ने टारगेट रखा है कि इंडिया TB का वैक्सीन, ट्यूबरक्लोसिस का वैक्सीन बना लेगा 2023 तक। दूसरी चीज़ क्या रखी गई है, और इन्होंने टारगेट रखा है एंड TB इन इंडिया। कब रखा गया है? ये रखा गया है 2025 तक। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों से। ये आपके स्टेट एग्जाम्स या फिर आपके SSC पूछता है TB वैक्सीन कब तक बनाने की कोशिश करेगा इंडिया। इन्होंने टारगेट रखा गया है, इन्होंने टारगेट रखा है 2023 तक ये वैक्सीन बना लेंगे और TB को ख़त्म कर देंगे 2025 तक। तो ये इंपॉर्टेंट है दो चीज़ें। और अगर मैं आपसे बात करूं WHO ने क्या का टारगेट रखा है कि वो एंड कर देगा TB का वर्ल्ड में, कि TB दुनिया से ख़त्म हो जाएगा, तो ये ग्लोबली टारगेट रखा गया है 2030 में। आप लोग ये चीज़ें नोट कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी पुरानी टारगेट है, लेकिन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे पूछता हूँ जो स्टैटिक फॉर्म में आपसे पेपर में पूछा जाता है। इंडिया की पहला जो अगर हम बोले TB फ्री डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, या फिर मैं पहले आप लोगों को बता दूं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाता है यहाँ पे पॉइंट, क्योंकि हाल ही में ये मीटिंग हुई है। पहला TB फ्री यूनियन टेरिटरी कौन सी है यहाँ से, तो ये है आप लोगों की लक्षद्वीप। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया की पहली डिस्ट्रिक्ट कौन सी थी, पहली डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को जान के काफ़ी अच्छा होगा। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से बिलोंग भी करते हैं जो लेक्चर देखने हैं। ये थी आपकी बडगाम
जम्मू कश्मीर में। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये, और मैं कोशिश करूँगा, मैं प्रे करूँगा कि ये चीज़ जल्दी ख़त्म हो जाए। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। विच बैंक लॉन्च कोविड-19 रिलीफ प्रोग्राम घर घर राशन टू द कस्टमर हुज लाइवलीहुड आर अफेक्टेड ड्यू टू कोविड-19। अभी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाता है यहाँ पे। किसने शुरुआत करी है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। पहली चीज़, किन्होंने कहा है कि घर घर राशन मिलेगा, तो ये किसके द्वारा किया गया है आपको पहले ये बताना है। ये बैंक ने लॉन्च किया है एक स्कीम, तो आप लोग पहले देखें किस बैंक ने किया है ये। IDFC फर्स्ट, HDFC, यूनियन बैंक, क्या कौन सा है। तो ये जो लॉन्च किया गया है घर घर राशन प्रोग्राम, ये किया गया है आपका IDFC फर्स्ट बैंक ने। अब इनमें से आपसे अगर मैं पूछूं कि प्राइवेट बैंक कौन कौन से हैं, तो वो आपका पहले 2 प्राइवेट बैंक है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आपका पब्लिक सेक्टर बैंक है। आप लोगों को बताना है कि यूनियन सेक्टर बैंक में कौन से बैंक अभी मर्ज हुए हैं। ये आप लोगों को JKSSB में भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम से। घर घर राशन किसने शुरू किया है, ये किया गया है IDFC के द्वारा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडियन अमेरिकन सुमित्रा मित्रा जी, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इन्हें, वन डैश अवार्ड 2021 फॉर हर डेंटल फिलिंग इन्वेंशन यूजिंग नैनो टेक्नोलॉजी। तो ये अवार्ड किसको मिला है यहाँ पे, तो ये अवार्ड जो सुमित्रा मित्रा जी को मिला है। पहली चीज़ आपको यहाँ पे बताना है कि अवार्ड किस चीज़ का मिला है, तो ये अवार्ड है आपका यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड। पहली चीज़ आपको याद रखनी है अवार्ड क्या है। दूसरी चीज़ याद रखनी है मिला किसको है, वो मिला है आपका सुमित्रा मित्रा जी को। तीसरी चीज़ आपको याद रखनी है किसके लिए मिला है, तो डेंटल फिलिंग इन्वेंशन यूजिंग नैनो टेक्नोलॉजी। इंडियन है, काफ़ी बड़ा अवार्ड है यूरोप का, वो मिला है, तो इम्पॉर्टेंट है ये आप लोगों के करंट अफेयर्स के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में आता है आज की डेट में। किसी ना किसी एग्जाम में आपको ये ज़रूर दिखेगा। किन्हें अभी वापस से री इलेक्ट कर दिया गया है। जिन लोगों को पता है कि UN के सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो उन्हें तो आंसर करने में आसानी होगी, लेकिन री इलेक्ट किन्हें किया गया है सेकेंड 5 ईयर टर्म के लिए, जो जनवरी 1, 2022 से होगी। इनकी टर्म अभी ख़त्म होने वाली थी, तो अब यानी कि अगर हम बात करें 31 दिसंबर 2026 तक यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल कौन है वापस से बनाए गए, ये हैं आपके एंटोनियो गुटेरेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, वापस से बने हैं, ये है कौन। ये प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं पोर्चुगल के। अब UN के बारे में अगर हम बात करें कब बनी है, 1945 में ये बनी है। दूसरी चीज़, मेंबर कितने हैं टोटल इसके, तो इसके टोटल मेंबर है 193। आपको सरवत मैम ने सारा बताया है। इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, तो इसका हेड ऑफिस है आपका न्यूयॉर्क, जो कि आपका USA में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों के आज के लिए। वापस से इनकी जो टर्म थी इसे एक्सटेंड कर दिया गया है 5 साल के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडो फ्रेंच रिसर्चर्स ने डेवलप किया है एक नया इम्प्रूव्ड इमेजिंग मेथड टू मेक अ क्लियर इमेज ऑफ डैश टू ऑब्जेक्ट्स इन डैश वाटर। तो यहाँ पे जो चीज़ है, पहले चीज़ आपको समझनी है, अभी तक जो अभी इन्होंने लॉन्च किया है इम्प्रूव्ड इमेजिंग मेथड जो बनाया गया है, आप लोगों ने देखा है कि धुंध की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो फॉगी वाटर में भी यह हो जाएगा। तो जो ये बनाया गया है बेसिकली, तो ये फॉग में आप लोग देख सकेंगे अगर फॉग होगी तो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये है। अब क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पे कि इंडिया ने किसके साथ मिलके बनाया गया है, कौन से रिसर्चर्स के साथ, तो वो फ्रांस के रिसर्चर्स के साथ मिलके बनाया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। लेजेंडरी, अब ये क्वेश्चन तो सब लोगों को पता है, अभी हाल ही में पद्मश्री मिल्खा सिंह जी का निधन हुआ है। इनको किस नाम से जाना जाता था, ये आपके आ जाते हैं पॉपुलर पर्सनालिटीज़, किसमें, स्पोर्ट्स कैटेगरी में। ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में भी आ जाते हैं, लेकिन आप लोगों को ये काफ़ी दुखद न्यूज़ है क्योंकि मिल्खा सिंह काफ़ी फेमस थे, इन्होंने इंडिया के लिए काफ़ी मेडल जीते हैं, तो इनको फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मगर मैक्सिमम लोगों को इसका आंसर पता होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें, बुक्स एंड ऑथर्स पे आप लोगों ने देखा होगा क्वेश्चन आपको दिखता है, द बुक विच विल गेट रिलीज्ड आफ्टर द डिमाइस ऑफ डॉक्टर अशोक पंगारिया विच टॉक्स अबाउट हिज लाइफ एंड एक्सपीरियंस इन अचीविंग हैप्पीनेस एंड मेंटल पीस, नेम द बुक। अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पे जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये जो क्वेश्चन है आपसे पूछा जाएगा कि ये बुक लिखी किसने है, पहली चीज़।
मॉन्क इन अ मार्च, इसको लिखा गया है डॉक्टर अशोक पंगारिया जी के द्वारा। ये आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाता है, बुक्स पे आप लोगों को देखने को मिलता है। ये न्यूरोलॉजिस्ट थे बेसिकली। तो बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे है। अब ये जो डे है जो सेलिब्रेट किया जाता है, पहले तो हम बात करें ये क्या है डे। वी रिसेंटली सेलिब्रेटेड आवर नेशनल रीडिंग डे। अब नेशनल जो रीडिंग डे है हम लोगों का, ये कब मनाया जाता है साल में? वर्ड का ध्यान देना, नेशनल लिखा है यहाँ पे। नेशनल रीडिंग डे आप लोगों को ऑब्जर्व किया जाता है 19 जून को। अब ये जो है, ये शुरुआत कैसे हुई इस डे को, या इस डे को ये शुरुआत मानी कैसे जाती है? इस दिन डेथ एनिवर्सरी होती है पीएन पानिकर की। अब पीएन पानिकर कौन थे? ये केरला के फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट भी इन्हें कहा जाता है। केरलाज फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट। तो ये इनके लिए मनाया जाता है, इनकी डेथ एनिवर्सरी को ही वो नेशनल रीडिंग डे के तौर पे मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पे दो चीज़ों को आपको याद रखना है। इंडिया क्या करेगा? इंडिया एक रीडिंग वीक सेलिब्रेट करेगा। अगर हम बात करें यहाँ पे रीडिंग वीक की, तो रीडिंग वीक आपका कब मनाया जाएगा? रीडिंग वीक आपका ठीक एक हफ्ता यहाँ से चलेगा, 19 से लेके आप लोगों का 25 जून तक। और अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में रीडिंग मंथ कब ऑब्जर्व करेगा इंडिया, तो इंडिया रीडिंग मंथ भी ऑब्जर्व कर रहा है 19 जून से लेके जुलाई 18 तक। तो इस फॉर्म में आपको ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। विच चीफ मिनिस्टर लॉन्चेस 2 न्यू स्कीम्स टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग वुमेन एंड यूथ ऑफ ऑल सेक्शंस। तो ये आप लोगों को बताना है किसने शुरू की है 2 नई स्कीम्स। तो ये आप लोगों का लिए मैं रखता हूँ होमवर्क। आप लोग मुझे बताएं कि किसने की है ये 2 स्कीम लॉन्च। तो पहली चीज़ यहाँ पे एक आपको बता दूँ, आप लोगों को ये भी बताना है कि ये जो आप नाम देख रहे हैं यहाँ पे, ये कहाँ के सीएम है। तो एक तो ये आपको बताना है, और आपको बताना है कि कौन से चीफ मिनिस्टर ने 2 स्कीम लॉन्च की है प्रमोट करने के एंटरप्रेन्योरशिप अमंग वुमेन एंड यूथ ऑफ ऑल सेक्शंस। अब इन 2 स्कीम्स का नाम मैं आपको बता देता हूँ। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, और दूसरी स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। तो ये 2 आप लोगों के लिए अब आ गए यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका होमवर्क। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताना किसने लॉन्च की है। मैं हिंट के तौर पे आपको बता देता हूँ कि इस स्टेट के गवर्नर हैं आपके फागू चौहान जी। तो इससे ज़्यादा हिंट मैं नहीं दूंगा। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। जो भी लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। JNK के रिलेटेड जितने भी वैकेंसीज आती हैं उनकी फ्री क्लासेस आप लोगों को यहाँ पे मिलती रहेंगी। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ।